अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है और वायरस जो होता है ये एक इन्फेक्शियस माइक्रोब होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। वो न्यूक्लिक एसिड में वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन चिकन पॉक्स का जो वायरस है ये वेरिसिला जोस्टर वायरस है। वेरिसिला जोस्टर वायरस ये हर्पीज़ वायरसेस की एक सब टाइप है। तो हर्पीज़ वायरस जो होता है ये डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। मीन के इसमें डीएनए होता है और इन्वेलप इसके गिर्द गिर्द एक कवरिंग होती है प्रोटीन की बनी हुई। वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है और जो होस्ट होता है इसका, जिस सेल पे ये अटैक करता है, उसके भी कुछ ना कुछ मटेरियल हो सकता है, अपने इर्द गिर्द ये एक कवरिंग बना लेता है। तो इसलिए हम इसको डीएनए इन्वेलप्ड वायरस बोलते हैं। वेरिसिला जोस्टर वायरस ये एक प्राइमरी इन्फेक्शन है। मोस्टली ये होता है बच्चों में भी हो जाता है, अडल्टहुड में भी हो जाता है और लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन ये अगर फर्स्ट डिकेड में हो जाए बच्चों में तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं इसके इन्फेक्शन के। और इसके बाद ये इसके मोस्टली जो इसके बाद इम्यून सिस्टम जो होता है ये अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो लॉन्ग लाइफ जो होता है ना इसको सर्वाइव कर सकता है इसके खिलाफ। तो चिकन पॉक्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मतलब जिस तरीके से ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है, वो होता है कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन। क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि ये इसकी जो सिम्टम्स होती है उसमें ये स्किन के ऊपर लेयर्स बना देता है। तो इसलिए जब स्किन टू स्किन किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट होता है तो उससे ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये ड्रॉपलेट्स से भी हो सकता है। अगर कोई बंदा स्नीज़ करता है, अगर कोई बंदा खांसता है तो ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये सेक्रीशन में होता है, तो हो सकता है ये ड्रॉपलेट्स, अगर एक बंदा स्नीज़ करता है तो 20 फुट तक ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं। तो कोई बंदा भी एक्वायर कर सकता है इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड को अगर हम देखें तो वो होता है कि जिसमें या एक इन्फेक्शन या एक वायरल आपके बॉडी में दाखिल होता है और उसकी सिम्टम्स आने तक जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। लेकिन वेरिसिला जोस्टर वायरस का ये इंक्यूबेशन पीरियड 11 डेज से 21 डेज तक हो सकता है और इसके दरमियान ये अपने सेल्स पे अटैक करता है, होस्ट के सेल्स पे अटैक करता है। तो फिर ये उसके बाद अपना ये प्रोड्रोमल स्टेज इसका स्टार्ट हो जाता है। प्रोड्रोमल स्टेज ये होता है कि आपके जिस्म में वायरस आने के बाद और डायग्नोस्टिकली सिम्टम्स अपीयर होने के दरमियान का जो होता है उसको हम प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज में मलेज हो सकता है, फीवर हो सकता है। मलेज हम बोलते हैं कि जिस्म की कमज़ोरी को, बंदा जो इंसान जो है वो बिल्कुल थकावट, जिस्म टूट रहा होता है, इस तरह की वो कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है। फीवर लो ग्रेड हो सकता है, फ्लू लाइक इलनेस हो सकती है। तो ये सारी हम प्रोड्रोमल स्टेज में काउंट करते हैं। इसके बाद ये वेरिसिला जोस्टर की जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज जो होती है जो इसकी डायग्नोस्टिकली, क्लिनिकली डायग्नोस्टिकली इसकी स्टेज होती है जिसमें ये सिम्टम्स, अच्छी खासी सिम्टम्स देना शुरू कर देता है। और वो सिम्टम्स होती हैं, जैसे हमने अभी देखा कि इरप्टिव स्टेज है, स्किन लेयर्स जो बननी शुरू हो जाती हैं। और वो स्किन लेयर्स जो होती है वो स्टार्ट होती है ट्रंक से, जिस्म, इंसानी जिस्म के बैक से स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट ट्रंक से, सेंटर से, और फिर वो फैलनी शुरू हो जाती है, आपके चेस्ट की तरफ आना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल टू सेंट्रीफ्यूगल ट्रांसफ़र। तो इन्फेक्शियस इस तरह ये इसका जो इन्फेक्शन है ये आगे प्रोसीड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है इसकी हम प्रोफिलैक्सिस कैसे कर सकते हैं, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका वैक्सीन क्या स्टेज है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स हमारे पास आ रही हैं इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी अगर देखें चिकन पॉक्स की तो ये प्लियोमॉर्फिक सिम्टम्स देता है। प्लियोमॉर्फिक ये होती है कि ये मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं इसकी सिम्टम्स। तो सबसे पहली सिम्टम जो आती है वो है मैक्यूल। मैक्यूल हम बोलते हैं कि स्किन कलर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। और मैक्यूल के बाद जो इसकी सेकंड आती है वो आती है पेप्यूल। पेप्यूल हम बोलते हैं कि जो भी नोड्यूल बन जाए हमारे जिस्म पे, लेकिन वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो। ये इसकी दूसरी जो होती है वो प्लियोमॉर्फिक स्टेज में आ जाती है। पहली मैक्यूल, उसके बाद पेप्यूल, और उसके बाद ये जो पेप्यूल बन जाता है ये अपने अंदर एक्सुडेट्स आने शुरू हो जाते हैं वो इन्फ्लेमेशन से, और अपने अंदर कुछ ना कुछ ये फ्लूइड भर लेता है। तो उस फ्लूइड फील्ड उसको हम वेजिकल्स बोलते हैं, फ्लूइड फील्ड
ब्लियोमॉर्फिक स्टेज आ जाती है कि इसमें। और इसके बाद जब ये 4 से 5 दिन गुजरते हैं तो वो फिर क्रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। क्रस्टिंग के बाद वो स्कैबिंग और इस तरह ये जिस्म के ऊपर पूरे रैशेस बनने शुरू हो जाते हैं। सेंट्रीपिटल टू लेकर सेंट्रीफ्यूगल जो आना शुरू हो जाता है पैटर्न इसका। और इसके हम देखते हैं कि ये, और इसमें आप बुक्स में देखेंगे कि 4 क्रॉप्स ऑफ चिकन पॉक्स का लफ्ज़ लिखा होगा। उसका ये मतलब होता है कि अगर अब मैक्यूल से पेप्यूल तक चलेगी है स्टेज तो, लेकिन पेप्यूल के बाद अगली आएगी वेजिकल, लेकिन वेजिकल तक आगे रुकेगी नहीं, पीछे से फिर एक मैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। वेजिकल वाला जो वो स्केबिंग क्रस्टिंग तक चला जाएगा, लेकिन मैक्यूल वाला वो पेप्यूल तक आ जाएगा। अब फिर वो इसके बाद पेप्यूल तक आएगा, पीछे से फिर एक मैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 क्रॉप्स का वर्ड जो है ना वो इस तरह डिफाइन किया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि मैक्यूल बना, फिर पेप्यूल बना, फिर वेजिकल बनी, और फिर उसकी क्रस्टिंग और स्कैबिंग होना शुरू हो जाती है। आगे आगे ये क्रस्टिंग, स्कैबिंग, पेप्यूल वो बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पीछे मैक्यूल, पेप्यूल, वो फिर वो दोबारा इसकी क्रॉप शुरू हो जाती है एक बनना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स के आउटकम्स क्या हैं। आउटकम्स में देखते हैं कि अगर पर्सन एक इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि कोई भी इन्फेक्शन आपके जिस्म में आता है तो वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर आप उसकी इम्यूनिटी इंसान की कम है तो वो खामखा उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी। एक बंदा अच्छा खासा वेल हेल्थ है उसकी और अच्छा इम्यूनिटी है तो उसको हम इम्यूनो कम्पिटेंट बोलते हैं, क्योंकि वो कम्पीट कर रहा होता है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। और एक बंदे की इम्यूनिटी कम है तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है। अगर एक पर्सन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें चिकन पॉक्स अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। वो मेनिंजाइटिस की शक्ल में आ सकती है, वो न्यूमोनाइटिस की शक्ल में आ सकती है, कार्डाइटिस की शक्ल में आ सकती है, वो गुलियन बारे सिंड्रोम की शक्ल में आ सकती है। मेनिंजाइटिस मीन ये इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, जो हमारा एक ब्रेन है उसके इर्द गिर्द 3 किस्म की लेयर्स होती हैं तो उनकी इन्फ्लेमेशन करा सकता है। ये मायोकार्डाइटिस करा सकता है, गुलियन बारे सिंड्रोम करा सकता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस करा सकता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है जिसमें आपकी स्पाइनल कार्ड की इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है और उससे आपकी वो नर्व्स कंप्रेशन और उससे लेग्स की जो कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन में चिकन पॉक्स अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। दूसरी तरफ आ जाता है एक बंदा जिसकी अच्छी खासी इम्यूनिटी है, वो वेल स्टेबल है, अच्छा खासा उसकी हेल्थ है, तो उसमें वो इम्यूनो कम्पिटेंट होगा। वो इम्यूनो कम्पिटेंट भी एक बंदा है तो फिर भी उसकी इम्यूनिटी डिपेंड करती है कि वो आया कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ अच्छी लड़ने वाली भी है या कि नहीं लड़ने वाली। अगर कि वो लड़ने वाली अच्छी है तो उसको हम बोलेंगे कि गुड इम्यूनिटी है इसकी, अगर नहीं है तो वो पुअर इम्यूनिटी में आ जाएगा। अगर तो गुड इम्यूनिटी है एक बंदे की, वो तो खुशकिस्मती है उसकी, तो वो तो अच्छा खासा रिकवर हो जाएगा। और रिकवर ये होगा कि इम्यूनिटी जो है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देंगी इस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, और वो एंटीबॉडीज़ इस चिकन पॉक्स के ख़िलाफ़ जो है ना पूरी ज़िंदगी के लिए आपके जिस्म में रह जाती हैं। इसके बाद आपको कभी भी ज़िंदगी में इन्फेक्शन होता है, अगर पहले प्राइमरी इन्फेक्शन हो चुका है उसके बाद इम्यूनिटी बन चुकी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म में हैं, तो लेटर स्टेज पे लाइफ में अगर कभी फिर भी इन्फेक्शन होता है चिकन पॉक्स का तो वो कोई ख़ास इस तरह वो सिम्टम्स नहीं देगा, आपका जिस्म खुद ही उसको रिकवर कर लेगा। गुड इम्यूनिटी वाले बंदे में तो इस तरह हो जाएगा। अब एक बंदा है तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट तो, लेकिन उसकी जो इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकती तो वो प्योर इम्यूनिटी हो जाएगी। तो लेकिन जब प्योर इम्यूनिटी होगी, इन्फेक्शन तो आपके जिस्म में दाखिल हो गया, वायरल आ गया, उसने इन्फेक्शन कर दिया, तो लेकिन बंदे की इम्यूनिटी इतना वो स्टेबल नहीं है कि वो उस इन्फेक्शन को जो है वो ख़त्म कर इरेडिकेट कर ले। तो ये चिकन पॉक्स का जो वायरस है, वारिसेला जोस्टर वायरस जो है, ये फिर इंसान के सेंसरी नर्व्स जो है ना इनकी रूट्स में डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट ये होता है कि जिसमें तरह एक बंदा ख्वाबीदगी में चला गया, इस तरह ये वायरस भी इंसानी सेंसरी नर्व्स की रूट्स में ख्वाबीदगी की हालत में चला जाता है। फिर कभी लेटर स्टेज में जब कभी इसको चांस मिलेगा ये दोबारा रिएक्टिव हो जाएगा और दोबारा फिर अगर एक बंदे को एक बार इन्फेक्शन हुआ, उसकी इम्यूनिटी ने इसके खिलाफ काम नहीं किया, पुअर इम्यूनिटी है और ये वायरस डोरमेंट होकर आपकी सेंसरी नर्व्स में रुक गया, तो लेटर ऑन स्टेज पे अगर ये रिएक्टिव होता है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है, जिसको हम फिर शिंगल्स बोलते हैं। फिर चिकन पॉक्स को बजाय हम इसको शिंगल्स बोल देते हैं, क्योंकि
वायरस सेम ही है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, फिर कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो डिफरेंट हो जाती हैं चिकन पॉक्स की और शिंगल्स की। शिंगल्स के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब हम आते हैं कि चिकन पॉक्स की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। अब एक पर्सन आपके पास आया है, वो आप सिम्टम्स देखते हैं उसकी, तो आपको कुछ ना कुछ डाउट होता है कि ये आया कि चिकन पॉक्स है या कोई और स्किन लेयंस हैं, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराओगे। इन्वेस्टिगेशन में हम सीरोलॉजी जो है ना वो इजी होती है। इधर हमारे जो कंट्रीज़ हैं इनमें पीसीआर थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आपको अच्छी खासी सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, क्लिनिकली आप डायग्नोज कर रहे हैं, तो सीरोलॉजी पे ही जो है ना आप अपना इक्तफा रखें। सीरोलॉजी में आपको इसमें एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी, तो उसमें आप अच्छा खासा डायग्नोज कर सकते हैं। फिर डायग्नोसिस तो खामखा क्लिनिकली होंगी, क्योंकि क्लिनिकली में आप देख लेंगे कि उसमें मैक्यूलो पैपुलर रैश बन रहे हैं, वो रैश आगे वेजिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेजिकल आगे स्कैबिंग क्रस्टिंग हो रही है, पीछे से फिर मैक्यूल और पेप्यूल, और ये आगे वेजिकल की एक और क्रॉप आ रही है। ये 4 क्रॉप्स आपको जब ये पैटर्न मिल जाएगा। और दूसरा सबसे जो इसमें क्लिनिकली आपको हॉल मार्क आपको मिलता है वो ये होता है कि ये स्टार्ट जो होता है ये आपके बैक से होता है, ट्रंक से स्टार्ट होता है। किसी भी इंसान को अगर चिकन पॉक्स है तो वो कंप्लेन करेगा, आपके पास आएगा क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब मुझे ये रैशेज़ बनने शुरू हो गए। रैशेज़ तो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डॉक्टर साहब ये दाने बने हैं, पहले कमर पे बने हैं और फिर आगे ये पूरे जिस्म पे फैलते जा रहे हैं, चेस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो आपको पैटर्न खामखा आ जाएगा जहन में कि ये जो पैटर्न है सेंट्रीपिटल टू सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न आ रहा है, ये चिकन पॉक्स का है। तो आप डायग्नोसिस इसमें अच्छी खासी कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट जो है। एंटीवायरल डिजीज़ देंगे ट्रीटमेंट में, जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं हम एसाइक्लोवियर देंगे, और फिर इसमें हम इनको आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं। अगर तो लेयंस बनी हुई हैं, उसमें क्रस्टिंग है, स्कैबिंग है, तो वो देखें आप जो चिकन पॉक्स है ना, इसकी लेयंस इंसान में ये इचिंग बहुत पैदा करती हैं। इचिंग होगी, आप उसको स्क्रैच करोगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप क्लिनिक में हो तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट रखना है कि अगर पेशेंट कोई भी आता है चिकन पॉक्स के साथ, तो वो कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उसको, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इस तरह के ज़ख्म पे बहुत जल्दी अटैक करता है। तो अगर वो स्कैबिंग के बाद आपको फील होता है कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल आ गया है, तो आप इसको टॉपिकली एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, जिसमें ये ज़्यादातर पॉलीफैक्स यूज़ होती है। और ये इसका थोड़ा सा खुलासा हमने बांधा, और इसका ट्रीटमेंट में ये चीज़ सबसे मेन चीज़ आपने ये एंटीबायोटिक्स का जहन में रखना होता है कि साइक्लोवियर तो आपने दे दिया, एंटीवायरल भी दे दी, और ये जहन में रखना था कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं इसमें आ जाएगा, क्योंकि स्क्रैचिंग करेगा, स्क्रैचिंग के बाद वो सेकेंडरी इन्फेक्शन, और उसके लिए आप पॉलीफैक्स दे दें एंटीबायोटिक, कोई भी टॉपिकली आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।